अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकीब। पाकिस्तान में आज 21 हलकों में ज़िमनी इलेक्शंस हुए। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक पोलिंग जो है उसका अमल हुआ और इसी अमल के दौरान बहुत सारे ऐसे वाक़यात जो मेरे ख़्याल से ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के किसी भी इलेक्शन का खासा बनते जा रहे हैं वो हमें नज़र आया। पंजाब में अगर मैं नारोवाल का जिक्र करूं, लाहौर का जिक्र करूं, शेखुपुरा का जिक्र करूं तो वहाँ पे सियासी कारकुनान के दरमियान तसादम हुआ, तशद्दुद के वाक़यात हुए और नारोवाल में तो एक सियासी कारकुन की जान भी गई, जिस पे वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल साहब ने कहा कि इस खून को रायगा नहीं जाने देंगे। इल्ज़ाम आयद किया कि ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से ताल्लुक़ रखने वाले जो सियासी कारकुनान थे उन्होंने ये तसादुम हुआ है और उसके नतीजे में इस सियासी कारकुन जिसका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से था उनकी जान गई है। इस सब के साथ साथ ज़िमनी इलेक्शन का एक और ख़ासा, या मैं कहूँ कि आम इंतखाबात का हो या किसी भी इलेक्शन का हो, मेरे ख़्याल से कि अब ये नॉर्म हो गया है कि जहाँ जहाँ पे इंतखाबात होंगे वहीं पर मोबाइल और इंटरनेट सर्विस की बंदिश होगी। आज भी ऐसा ही देखा गया है। अब देखना ये है कि इस पूरे जो प्रोसेस आज हुआ है इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी एक्स का इस्तेमाल किया, जिसमें वो तशहीर करते रहे। और मेरा सवाल तो उनसे बनता है कि जब सरकार ने एक्स ही बैन कर दिया हो तो आप किस लिए एक्स इस्तेमाल करके अपनी मुख्तलिफ ख़बरें जो हैं वो उसके ज़रिए पहुँचा रहे हैं। बहरहाल नताइज जो आने हैं वो इंतहाई अहमियत के हामिल होंगे मेरे ख़्याल से ज़्यादातर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, क्योंकि सीएम पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा ये कह चुकी हैं कि आज की जीत जो है वो लाजमी है, इसलिए क्योंकि बहुत से काम वो समझती हैं कि 2 माह की हुकूमत में उनकी हुए हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो बड़ी आसानी से ये ज़िमनी इंतखाबात जीतेगी। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ यानी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जो अब जम हो चुकी हैं, जो उनके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, जब वो पार्लियामान का हिस्सा बनते हैं उनकी जानिब से पहले ही ये इल्ज़ाम आयद किया गया। न सिर्फ ये कहा गया कि पंजाब पुलिस ने क्रैकडाउन किया, बल्कि आज उनका जो ऑफिशियल एक्स हैंडल है उस पर वो मुख्तलिफ वीडियोज़ भी चलाते रहे और गुजरात में का भी कोई एक वाक़या उनके सामने उन्होंने वो भी पोस्ट किया और बताया कि पूरे जो बैलेट पेपर्स की बुक्स हैं वो कहते हैं ये इल्ज़ाम है उनका कि वो डाल दिए गए हैं। दूसरी जानिब एक इल्ज़ाम उनका और भी था कि उनकी पॉलिटिकल एजेंट को किसी एक पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 ज़बरदस्ती खाली साइन कराया गया है। बहरहाल ये सारी इल्ज़ाम तराशियाँ तो चलेंगी, मेरे ख्याल से सब कुछ डिपेंडेंट होगा कि नताइज क्या आते हैं। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर अफनान उल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सेनेटर साहब। यकीनन मेरे ख्याल से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए ये ज़िमनी इंतखाबात ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि जो कुछ 8 फरवरी को हुआ और जिस तादाद में और बड़ी तादाद के अंदर इंडिपेंडेंट रहते हुए तमाम तर मुश्किलात के बावजूद कि एक सिंबल नहीं था तहरीक इंसाफ के पास, तब भी वो बड़ी तादाद में उन्होंने नशिस्तें हासिल की। मेरा ख्याल है आप लोगों के लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, एक तो इसलिए भी कि अब 2 माह हो चुके हैं इस हुकूमत को। मरीम नवाज़ साहिबा ये दावा करती हैं कि काफ़ी हद तक उन्होंने रिलीफ भी फराहम किया है। अगर नताइज बरक्स आए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए कितना बड़ा सेटबैक होगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमने जो इस इलेक्शन के लिए हमने काफ़ी मेहनत की है और हमारे कैंडिडेट्स जो हैं वो काफ़ी पुरअज़म हैं कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से जो है वो हम जीतेंगे। इलेक्शन के अंदर हार जीत जो है वो चलती रहती है, कभी इंसान जीतता है कभी हारता है, तो वो उसका हिस्सा है। अगर ये तो ज़ाहिर अब जब रिज़ल्ट आएगा उसके बाद ही मैं इसके ऊपर कोई कमेंट कर सकता हूँ, लेकिन हमें इंशाल्लाह यकीन है कि हम एक अच्छा रिजल्ट देंगे आज। अच्छा, लेकिन इस रिजल्ट के लिए वैसे तो रिवायती तौर पर यह कहा जाता है कि ज़िमनी इंतखाबात में यूजुअली पार्टी जो पावर में होती है उसी की तरफ झुकाव वोटर्स का भी होता है, इसलिए क्योंकि उन्हें इल्म होता है कि अब हुकूमत इन्हीं की है। लेकिन बहरहाल ये सारी चीज़ें हमें देखनी होंगी। एक तो वोटर्स टर्न आउट भी पता चल जाएगा कि किस बड़ी तादाद में शिरकत हुई, लेकिन ये जो आज तसादम के मामलात हुए ये इंतहाई अफसोसनाक भी थे और ये क्लेम भी है एहसन इकबाल साहब की जानिब से कि जिस सियासी कारकुन की हलाकत हुई है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कारकुनान की जानिब से हुई। देखिए, बदकिस्मती है, पहले भी पीटीआई ने ताकत के असूल के लिए हर किस्म के काम किए हैं और अभी भी इलेक्शन के अंदर जो तलखी है और तशद्दुद का जो रुझान है वो इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया है। हालांकि इस तरह नहीं होना चाहिए, इलेक्शन होते ही इसलिए ताकि मुल्क के अंदर तशद्दुद ना हो और जो कोई जीते वो हुकूमत कर ले।
लेकिन बदकिस्मती से ये मामला आपने आज देख लिया, नारावाल में भी हुआ है, इससे पहले भी बहुत सारे वाक़यात हैं। इनके लीडर ओपनली जो माजी में वायलेंस को प्रमोट करते रहे हैं, तो उसका फिर ज़ाहिर है खमियाजा जो है खुद भी भुगतेंगे, बाकी कौम भी भुगतेगी। अफसोस की बात है, अगर ये इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी होने के बावजूद भी इनको ये बात नहीं समझ में आती कि ये वायलेंस जो है इससे इनको खुद भी नुकसान पहुंचेगा और मुल्क को भी नुकसान पहुंचेगा। लेकिन सेक्रेटरी साहब, दूसरी जानब देखिए, उनकी जानिब से ये इल्ज़ामात लगाए गए, और ये आज नहीं गुज़िश्ता रोज़ से वो कह रहे हैं कि ज़िमनी इंतखाबात से कबल पंजाब पुलिस की जानिब से बड़ा क्रैकडाउन किया जा रहा है, उनके साथ सियासी कारकुनान को गिरफ्तार किया गया, उन पर पर्चे काटे गए। और दूसरी आपको ये भी इल्म है वो दफ़ा 144 का नफाज, इंतज़ामिया की जानिब से उनके जलसों और रैलियों के ऊपर पाबंदियाँ, ये भी तो आपकी जमात पर आएगा कि जमहूरी हुकूमत होते हुए एक जमात को वो स्पेस नहीं दी जा रही जो दीगर जमातों के पास है। देखिए, हमने जो स्पेस पीटीआई को दी है, वो अगर पीटीआई के हाथ में जब मामला थे, उन्होंने जो हमारे साथ किया था उससे तो बहुत बेहतर है। ये जो हाइब्रिड निज़ाम का जो बीज है, ये एक पेज का बीज है, इमरान खान साहब ने बोया था, और उसके अंदर इनकी ख्वाहिश ये थी कि अपोजिशन को ख़त्म करना चाहते थे। ये इन्होंने 2018 के इलेक्शन के साथ जो कुछ किया वो सारा पाकिस्तान जानता है। उसके बाद जो मुखालफिन के ऊपर झूठे केसेस बनाए वो सारा पाकिस्तान जानता है। तो ये इल्ज़ाम तराशियाँ जो है इन्हें करने का शौक़ है। हालांकि आप देखें कि इल्ज़ाम तराशी हम पे कर रहे हैं और कारकुन हमारा शहीद हुआ है। पुरतशद्दुद वाक़यात में पीटीआई आगे से आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, इल्ज़ाम भी लगाते हैं और फिर उल्टे काम भी खुद ही करते हैं। नहीं, लेकिन सेंटर साहब गुज़िश्ता रोज़ हमने ये भी देखा था ना, पर्चे भी कटे थे, जो शेर अफजल मरवत साहब ने पंजाब के अंदर जाकर रैली भी की थी, तो ये भी तो हकीकत है, उनको रैलियों की इजाज़त नहीं मिलती, जबकि इलेक्शन थे, ज़िमनी इंतखाब थे, और आपने खुद इब्तिदा में कहा कि हमने बड़ी मेहनत की है और इंशाल्लाह हम जीतेंगे भी, तो उनको भी तो वो मेहनत करनी थी ना, हर सियासी जमात का हक है ये। लेकिन अगर आप देखें ना, नारोवाल में जो बंदा शहीद हुआ है हमारा, अगर हम इन्हें बिल्कुल खुला छोड़ दें तो ये खून खराबा करेंगे। ये भी तो एक है ना उसका एक रुख। हालांकि हमने कहीं इनको रोका नहीं है, इन लोगों ने अपनी पूरी कैंपेन चलाई है, कॉर्नर मीटिंग्स वगैरह सब कुछ किए हैं, और वो दफ़ा 144 तो सबके लिए लगती है ना, खाली पीटीआई के लिए तो नहीं लगती। तो वो ये है मामला। क्या किसी सेंटर साहब, क्या तहरीक इंसाफ से किसी किस्म का कोई खौफ है हुकूमत को, दीगर जमातों को, कि अगर ये दफ़ा 144 का नफाज ना हो तो क्या होगा, या अगर उनको ओपनली जिस तरह से आप सबके पास वो ब्रीदिंग स्पेस है उनको दे दी जाए तो क्या होगा? क्या जीत उनकी जो है वो यकीनी बन जाएगी? व्हाट विल हैपन? नहीं, वो 9 मई होगा दोबारा से। अगर आप उनको बिल्कुल खुला छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ दें, फिर वो 9 मई से भी बड़ा कोई वाक़या करेंगे, और उसके बाद जो है वो फिर लोग बैठ के सोच रहे होंगे कि ये क्या हुआ। भाई, अगर ये लोग खुद वायलेंस को प्रमोट करते हैं, ओपनली वायलेंस को प्रमोट करते हैं ये, और अपने ओपोनेंट्स के जो कारकुनान हैं उनको कत्ल करते हैं, उनके खिलाफ आपको याद है पुलिस ने इनके एक जगह छापा मारा लाहौर में, तो इनके एक कारकुन ने ऊपर से फायरिंग करके पुलिस के एक बंदे को शहीद कर दिया। तो ये उसके बाद फिर 9 मई इन्होंने कर दिया, फिर और पता नहीं क्या क्या वाक़यात हुए। तो अब अगर आप चाहते हैं कि मुल्क के अंदर अमन हो तो ज़ाहिर है इनको कहीं ना कहीं तो उनको रोकना पड़ेगा, वरना ये फिर दोबारा हरकतें करेंगे। ये तो इनके ऊपर मुनहसर है ना, ये अपने काम ठीक कर लें, इनको इजाज़त सारी मिल जाएगी। तो इसका मतलब कि 9 मई के टेलीस्कोप से ही तहरीक इंसाफ को जांचा जाता है, परखा जाता है, और ये कंटिन्यूड रहेगा। खाली 9 मई का मामला नहीं है, ये तो कल्मिनेशन थी एक दिहाई की जो एक्टिविटीज़ थी। प्राइम मिनिस्टर हाउस पे हमला, सुप्रीम कोर्ट पे हमला, पीटीवी के ऊपर हमला, 126 दिन का धरना, चाइनीज़ प्रेसिडेंट को नहीं आने देना, अपने दुश्मनान को कहना कि दुश्मनों को कहना कि हम जो है वो तुम्हें टांगेंगे, मैं खुद फांसी दूंगा। ये एक फिर जब हुकूमत मिल जाए उसके बाद अपने ओपोनेंट पे झूठे केसेस बनाना, राना सनाउल्लाह साहब पे केस बना दिया एक झूठा, उसके बाद और पता नहीं कितने, ये एक कंटिन्यूशन है ना। फिर आप खाली आप उसको एक उसमें ना देखें, अगर ये आइन और कानून की इतनी बड़े प्रोमोटर हैं तो ये पेशावर हाई कोर्ट का फैसला भी आया है कि आप वोट लेने दे, क्यों नहीं लेने देते सेनेट के हवाले से। ओके, अच्छा, तो सेनेटर साहब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ज़रा ज़िमनी इंतखाब पे आती हूँ कि कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए भी एक सवालिया निशान रहेंगी और तारीख में रकम भी होंगी कि आज जब ज़िमनी इंतखाब होते हैं तो आज भी उन तमाम अजला के अंदर मोबाइल और इंटरनेट सर्विस की बंदिश रहती है।
8 फरवरी को केयरटेकर्स हुकूमत ने किया था, अब आप लोगों की जानिब से बाकायदा ख़त लिख कर करवाया गया। लेकिन एलामिया में बड़ी अजीब सी बात है जो पीटीआई की जानिब से आई, जिसमें उन्होंने ये कहा पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने कि मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद करने का फ़ैसला इंतखाबी अमल को बिला तात्तुल और शफाफ अंदाज में पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए किया गया। जबकि 8 फरवरी को इसलिए किया गया बताया जाता है उस वक्त की हुकूमत ने कि दहशत गर्दी के पेश नज़र। कैसे ये शफाफ अंदाज में पाए तकमील तक इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन क्या कर देंगे ऐसा, ये मैं समझना चाहती हूँ। देखिए इसके ऊपर तो मेरा ख्याल है बेहतर ये है कि अगर आप जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है उनसे पूछ लें, वो न दे देंगे। मैं खुद भी मुझे नहीं समझ में आई ये बात कि ये क्यों किया जा रहा है, तो मैं अब जा रहा जो चीज़ मुझे खुद समझ नहीं आई मैं किसी को क्या समझा सकता हूँ। यानी आप भी ये, आपके लिए भी एक सरप्राइजिंग एलिमेंट था कि मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद करके कैसे शफाफ इंतखाबात जो है वो गारंटी किए जाते हैं। शफाफ के अलावा देखें बात ये है कि आपका वोटर निकलता है, उसने कहीं जाना है, कहीं से आना है, उसको कोई लोकेशन चाहिए, उसने किसी से कम्युनिकेट करना है कि मैं आ गया हूँ, मुझे पर्ची दे दो। मैंने ये सारा काम उसने आपने इंटरनेट और फ़ोन बंद कर दिया तो ये जो है ज़ाहिर वो फिर नहीं कर पाएगा। आप इसका मतलब जो मैं तो इसको ठीक इकदाम समझता ही नहीं हूँ बाती तौर पे। इसलिए मुझे नहीं समझ में आता ये क्यों करते हैं। अगर कोई सिक्योरिटी का इशू है तो जिधर सिक्योरिटी का इशू है उधर बंद करें। पूरे जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ बंद करना पता नहीं कहाँ की अकलमंदी है। सही। सेनेटर साहब आखिर में मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगी कि ये जो अपोजिशन इत्तेहाद बना, जो 6 जमाती बना है, वो आप लोगों की हुकूमत को किस हद तक टफ टाइम दे सकता है? दूसरी जानिब आपने मौलाना साहब के भी बड़े सख्त बयान सुने होंगे, वो भी एहतजाज कर रहे हैं। देखिए ये जो इत्तेहाद है ये पीटीआई वाला इत्तेहाद तो कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं है, लेकिन और भी इत्तेहाद बन रहे हैं। हम तमाम जो भी इत्तेहाद हैं उनसे हम बातचीत करके मामलात को हल करने की ख्वाहिश रखते हैं। हमने माजी में भी डायलॉग के थ्रू बड़े मसाइल हल किए हैं। हम अभी भी समझते हैं कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल डायलॉग में ही है, और जो भी इश्यूज़ हैं उनको तमाम पॉलिटिकल पावर अगर मिल के बैठ जाएँ तो वो रिजॉल्व कर सकती हैं। यही एक चीज़ है जिससे मुल्क आगे बढ़ सकता है। अगर मामला ऐसे नहीं चलाए जाएंगे तो फिर ये मसले रहेंगे, आते रहेंगे इस तरह के मसले। सही। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर अफनानुल्लाह साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन इन फोकस। बड़े पुरुमीद हैं, देखना है कि नताइज क्या आते हैं। लेकिन बहरहाल ये बात वाज़ेह है, अब उन्होंने भी कह दी है कि तहरीक इंसाफ को अगर लेट लूज कर दिया जाए तो अभी भी सोचा ये जाता है कि कहीं दूसरा 9 मई ना हो जाए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस हाजिर होंगे शोएब शाहीन साहब हमारे साथ होंगे। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये इल्ज़ामात आयद न सिर्फ आज के ज़िमनी इंतखाबात से कबल किए कि उनके ऊपर क्रैकडाउन किया जा रहा है पंजाब पुलिस की जानिब से, बल्कि आज दिन भर अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर वो वीडियोस भी शेयर करते रहे और मज़ीद इल्ज़ाम आयद करते रहे कि धांधली हो रही है। कुछ फॉर्म 45 का भी उन्होंने जिक्र किया और साथ में कुछ बैलेट बॉक्सेस का भी। आज बात करते हैं सीनियर रहनुमा शोएब शाहीन साहब हमारे साथ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, कानूनदान भी हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। शोएब शाहीन साहब, पहले तो आपकी जमात के लिए जो मुखालफीन हैं आपके, वो ये कहते हैं कि अगर रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आता तो यकीनन धांधली के भी इल्ज़ाम आयद किए जाएंगे और इसी किस्म के इल्ज़ाम जो हम गुज़िश्ता रात से देख रहे हैं। तो ये बताइए कि क्या ये ज़रूरी है कि हर बार ये इल्ज़ाम आयद किया जाए? अभी तो वैसे नताइज भी सामने नहीं आए, लेकिन दो तीन वाक़यात ऐसे ज़रूर हुए हैं जिस पर तहरीक इंसाफ ये कहती है कि धांधली हुई है। देखिए, बात ये नहीं है कि हम अगर इलेक्शंस फ्री फेयर और दुरुस्त हो तो हम क्यों ना उसको तस्लीम करें। मैं इस्लामाबाद में बैठा हूँ, इस्लामाबाद की मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, सबसे बड़ा हल्का था मेरा ये। मैंने 1,05,000 वोट लिए हैं, फॉर्म 45 मेरे पास मौजूद है ओरिजिनल। ये अलग बात है मैं निशान से महरूम किया, ये अलग बात है कि हमारे लोगों के खिलाफ पर्चे हुए, मेरे समेत हमारे आखिरी रात पोलिंग एजेंट उठा लिए गए। सब कुछ के बावजूद हम बहुत बड़ी लीड से जीते हैं। मेरे मद्दे मुकाबले 50,000 वोट भी नहीं ले पाया, उनको असम्बली में पहुंचा दिया गया। अब मुझे ये बता दें कि हम क्या करें। हम कहें जी जो कुछ हुआ है वो दुरुस्त हुआ है, और जो कुछ इन्होंने आज कर रहे हैं मुझे बताएं। बाजोड़ में मैंने कहा है कि ISI के दफातर में लोग चले जाएं, जाकर तशद्दुद का निशाना बनाएं लोगों को। जो कल ऑडियो चल रही थी कि जनाब फॉर्म 45 पे पहले दस्तखत करते हैं प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स को, जो आज वीडियोस चल रही हैं आपके सामने, वो ठप्पे लगा रहे हैं पुलिस वाले और दूसरे यूनिफॉर्म पर्सन, जो आपके सामने बैलेट बॉक्सेस भरे हुए आ रहे हैं। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद
24 के 8 फरवरी के इलेक्शन में फिर भी हम 80% सीटें जीते हैं। इस सब कुछ के बावजूद कभी इलेक्शन नहीं लड़ने दिया, कोई जलसा नहीं करने दिया, हमारा लीडर जेल में था। इवन यास्मीन राशिद वाला हल्का देख लें, अली हमजा वाला देख लें, कोई भी इलेक्शन आप उठाएं, वो लोग जो जेल में थे, जो एक दिन के लिए बाहर नहीं आने दिया गया। मगर नवाज शरीफ जैसे बंदे से इलेक्शन हम जीते हैं, मासेरा की सीट हो या लाहौर की सीट हो। लेकिन जिस तरीके से उनको जितवाया गया, अगर 1000 वोट है एक हल्के में तो 2000 वोट डाल दिए गए। अच्छा, तो लेकिन शोएब शाहीन साहब देखिए, ये जो आज की बात आप कर रहे हैं ना, जिसमें ये भी जिक्र आया कि वो फॉर्म 45 पर पहले से साइन कराए जा रहे हैं पॉलिटिकल एजेंट के, तो क्यों तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले पॉलिटिकल एजेंट्स उनको साइन कर रहे हैं? नहीं करने चाहिए थे उनको। देखिए, बात ये होती है कि कुछ जगहों पे ट्रेन स्टाफ नहीं बैठा होता, वो इन गुड फेथ उसको कह देते हैं कि जी ये साइन कर दो, रात को हम आपके साथ आपके सामने सारा प्रोसेस करेंगे। लेकिन ये जो कुछ हो रहा है, ये पाकिस्तान की तारीख में हमने पहले कभी नहीं देखा। मुझे बताएं, धांधली का शोर मचाया था 2018 में, कितने लोग आए थे फॉर्म 45 लेकर के? दूसरी बात, मुझे बताएं उस जमाने में किसी से सिंबल का निशान छीना था किसी पार्टी से? तीसरी बात, ख्वाजा आसिफ ने किसको फोन किया था उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, बाजवा साहब को, जनाब मैं हार रहा हूं, मुझे आए मेरी मदद करें। फिर ये 16 महीने की इनकी हुकूमत थी। मुझे बताएं, अगर ये वाकई उसमें धांधली हुई थी, 16 महीनों में कोई कमीशन बना के इन्होंने फॉर्म 45 के मुताबिक कोई ऑडिट कराया? और आज भी हमारा क्या मुतालबा था कि 8 फरवरी को हम इलेक्शन जीत गए। आपके सारे मीडिया ने दिखाया ना, सारा रिजल्ट मेरे समेत, मेरे हल्के के समेत सारा रिजल्ट सामने आया। लेकिन रात के 12 बजे लेके चले गए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब कहीं चले गए, वापस आते हैं रिजल्ट उल्टा होना शुरू हो जाता है। बात यह है कि हमने सिर्फ एक बात की कि आए जुडिशल कमीशन बना ले, और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इमरान खान की इजाजत से उनके साथ कंसल्ट करके कि जनाब आप कोई एतराज करते हैं कि जी केपी में कैसे रिजल्ट मिला? फिर केपी का हर हल्का हमने कहा हम खोलने को तैयार हैं, आ जाएं। वहां भी हमारे साथ धांधली हुई है। जो कंटोनमेंट के एरिया से जहां उनको मिल सकता था, अच्छा, वहां तो हमारा 100% रिजल्ट है, तो वहां से भी हमें महरूम किया गया। आज भी हमारी पटिशनें पेंडिंग है। आज आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो नताइज आएंगे? जो 21 हल्कों में आज ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं शोएब शाहीन साहब, बावजूद इसके कई इल्जामात आपकी जमात आप समेत लगा रहे हैं आज के इंतखाबात पर भी, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? देखें, उस वक्त भी हमारी 8 फरवरी से पहले वही पोजीशन थी जो आज है, यानी बल्ले का निशान नहीं, कुछ नहीं, लोग उठा रहे हैं, पोलिंग एजेंट गिरफ्तार कर रहे हैं, जलसा करने की इजाजत नहीं, सब कुछ। फिर भी लोग निकले, उन्होंने हमें वोट दिए। इस वक्त भी ये जो सीटें हैं, सिवाय एक आध सीट के जो सिंध की, बाकी सारी सीटों पे फॉर्म 45 के मुताबिक हम जीते हुए हैं। ये तो बेईमानी और डाकाजनी के जरिए हमें हरवाया गया। आज भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 99% सीटों पे हम जीतेंगे। अगर इन्होंने उसी तरह का तर्ज अमल अख्तियार किया, फिर उसी तरह फॉर्म 47 जाली और फोर्ज बना दिए, तो उसका तो फिर जार है, या बादशाह को पता होगा, या बादशाह को पता होगा, या इन कठपुतलियों को पता होगा जो उनके खिलौना बने हुए हैं, उनके हाथों पे नाचते हैं। क्योंकि ना जंगल का कानून है, आइन और कानून नाम की कोई चीज़ कोई नहीं है, इंसाफ है नहीं है, और वो कठपुतलियाँ जो हैं वो मुसल्लत की गई हैं, जिनको अवाम ने रिजेक्ट कर दिया है, और वो तमाशे लगे हुए हैं। अल्लाह करे ऐसा ना हो, क्योंकि जमहूरियत को अगर आपने ड्रामा और तमाशा बना दिया तो फिर इलेक्शन कराने की क्या जरूरत थी? बड़ा अच्छा काम किया आसिफ अली जरदारी ने। एक बात सिर्फ एक बात नादिया, एक बात आसिफ अली जरदारी ने अच्छा काम किया। उसने कहा जी मेरी बेटी का इलेक्शन अनअपोज चाहिए, उठा लो सबको, उठा लिया गया, अनअपोज आ गया। ये काम ये भी करा लेते, ये भी इलेक्शन कमीशन तो इनका घर का बंदा है ना। अच्छा, और वैसे भी रिटर्निंग ऑफिसर्स, इनकरप्ट रिटर्निंग ऑफिसर से जो चाहते करा लेते, कागजात रिजेक्ट करा लेते। मेरे समेत हमारे 8 फरवरी वाले इलेक्शंस में 90% ऑफ द टॉप लीडरशिप के हमारे कागजात रिजेक्ट हुए, जो हमने हाई कोर्ट से जाकर के बहाल कराए थे। सही, वो तो सब ये भी कर लेते, बंदे भी उठा लेते, सब कुछ कर लेते। अच्छा, तो अब ये इलेक्शन कराने की जरूरत नहीं थी। ये शोएब शाहीन साहब ये बात जरूर बताइएगा हमें कि अब क्योंकि जाहिर है आपके संगीन इल्जामात हैं ना सिर्फ पंजाब पुलिस पर, इंतजामिया पर, लेकिन आपसे कबल सेनेटर अफनान उल्लाह हमारे साथ थे, और वो ये कहते हैं, जब मैंने उनसे सवाल किया कि भाई आप लोगों को रैलियों की इजाजत नहीं दी गई, पर्चे काटे गए, तो कहते हैं अगर खुला छोड़ देंगे तो कहीं 9 मई हम क्या भूल गए हैं? तो आप लोगों की जमात को अभी भी उस 9 मई के टेलीस्कोप से देखा जाता है कि कहीं तशद्दुद जो है वो ये समझ रहे थे, वो कहते हैं सेनेटर अफनानुल्लाह के पुरतशद्दुद कार्रवाई आप लोग करते हैं। और आज उन्होंने कहा, साबित भी किया नारोवाल में जिस तरह से मुस्लिम लीग नून के कारकुन की जो जहाँ बहक हुए या जिनकी शहादत हुई है वो इसी तरह से हुई।
देखें नादिया, पहली बात तो यह है कि हमने 9 मई के वाक़े की क्या कहा था। 9 मई वाक़ा कहाँ से शुरू होता है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हाथे के अंदर थंब इम्प्रेशन का प्रोसेस करते हुए जिस केस में ज़मानत के लिए वो अप्लाई कर चुके थे, उनको वहाँ से रेंजर्स या SSG कमांडोज की सूरत में उठाया गया और वो जाने वाले वो CCTV फुटेज साथ ले जाते हैं। फिर आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने क्या लिखा? उन्हें कहा जी किधर है, आप 9 मई के लोगों को कह रहे हो ना कि ये इन्वॉल्व थे, लाओ CCTV फुटेज, आज हम इनको सजा देते हैं। क्या कहते हैं कि जनाब वो तो अच्छा गवाह लाओ। गवाह लाहौर में बैठा है, लाहौर का गवाह उठाया। हमजा कैंप का जी CCTV फुटेज खराब हो गई थी, हमारे पास है ही नहीं, वो गायब कर दी। GHQ का लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के फैसले हैं कई, उन्हें कहा जी लाओ CCTV फुटेजेस, हम अभी इनको सजा देते हैं। उन्हें कहा जी वो तो है ही नहीं, गायब हो गया। जिले शाह का मामला आया, उसको मारा लाहौर में, मार के जिस जगह फेंका गया जी CCTV फुटेज ले आओ, उन्हें कहा जी वो भी खराब थी। फिर क्या होता है, कोर कमांडर हाउस के अंदर जो PMLN का वर्कर है जो इनके साथ नजर आता है, आज भी आपको मैं वीडियो भेज देता हूं, आज चल रही थी, वो लोगों को कह रहा है अंदर आए, और अंदर ना सिर्फ आने को बुला रहा है, अंदर जा करके जब जाते हैं वीडियो चलती है, उसके अंदर दरवाजे और खिड़कियां ऑलरेडी जली हुई हैं। डॉक्टर यासमीन राशिद लोगों को कह रही है बाहर निकलो, कोई अंदर नहीं जाएगा। तो फिर इसका दूसरा पहलू जो लेके जा रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, दूसरा पहलू भी है कि हसन न्याजी साहब को क्या इसी नून लीग के वर्कर ने कहा था कि जिस तरह से उन्होंने वर्दी उठा करके और जो कुछ भी वो कह रहे थे, वो किसने कहा था? देखें, पहली बात तो आपको एक बात बता दूं, ये जो कुछ हुआ हमने ये नहीं कहा। अच्छा, फिर लाहौर कोर कमांडर हाउस का क्या कहा गया? CCTV फुटेज खराब है। हम नहीं कहते, हमने सिर्फ एक मुतालबा किया। और अच्छा, फिर आखिरी बात में करके जो खत लिखे गए, खत जब लिखे गए जजेस को, एंथ्रॉक्स या जो कुछ डाला गया, कहते हैं कि जी एक ही पोस्ट ऑफिस से लिखे गए, उसकी CCTV फुटेज खराब है। सिर्फ बेडरूम्स की CCTV फुटेज इनकी ठीक होती है, जो जजेस के घरों में लगाते हैं या लोगों के घरों में लगाते हैं। मैं एक सवाल करता हूं, हमने ये नहीं कहा कि लोगों को छोड़ दें, हमने सिर्फ एक मुतालबा किया, लेट द जुडिशियल कमीशन शुड डिसाइड। क्यों नहीं जुडिशियल कमीशन बनाते आज? उस वक्त भी कठपुतली उन्हें नहीं बनाया, आज भी जो कठपुतली बैठे हैं हम इन्हीं को कहते हैं तुम बनाओ। अब एक बनाए, सारा रिकॉर्ड सामने आप कहते हैं सारी वीडियो सामने जुडिशियल जो कमीशन रिस्पांसिबल हो के खिलाफ एक्शन ले। 8 फरवरी पर इलेक्शन को जी 8 फरवरी पर आप कहते हैं 9 मई बुनियाद पर आप जलसे ना करने की इजाजत दें। ठीक है, अब हर चीज पर देखिए, लेकिन हर चीज पर जुडिशियल कमीशन की आप मुतालबा कर रहे हैं, चाहे वो 8 फरवरी हो, 9 मई के वाकयात। तो अब आखिरी चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, बुशरा बीबी साहिबा के संगीन इल्जामात थे, कहती थी कि उन्हें जहर दिया गया है। अब आज तलाल चौधरी साहब की भी स्टेटमेंट आपके सामने है, वो कहते हैं रिहाई का बहाना बनाया गया सेहत को, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि उनसे जो खून के जो नमूने कहे थे वो उन्होंने नहीं दिए, जिससे ये पता चलता आया उनके ब्लड में किसी किस्म का कोई जहर, यानी कोई जहर वाली चीज़ उनको दी गई हो। ऐसा क्यों किया गया? देखिए, पहली बात तो ये तलाल चौधरी झूठ बोलते हैं। पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं कि मुझे ये बताएं कि 2 महीने पहले का वाक़या है, क्यों नहीं उससे पहले टेस्ट कराने दिए गए? बारहा हम हाई कोर्ट में गए, हम कोर्ट में गए, कोर्ट ने ऑर्डर किया लेकिन नहीं करने दिया गया। आज 2 महीने बाद कराया है। पहली बात तो इनकी बदनीयती देखें। दूसरी बात मुझे बताएं कि आज भी जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक जख्म के निशानात क्यों हैं? तीसरी बात, इनके ऊपर क्या भरोसा है कि ये कोई भी इंजेक्शन ऐसा लगाएं जो आगे उनकी जिंदगी के लिए फैटल हो जाए? चौथी बात मुझे बताएं, फंडामेंटल राइट होता है हर पार्टी का कि वो किसी भी जगह से अपने टेस्ट करा सकता है। हम चीख के मर गए, हमें शौकत खानम से टेस्ट कराने दे। भाई जिंदगी का सवाल है, इस वक्त ये इशू नहीं है। आज भी जो चीजें आई हैं वो उसी तरफ लीड कर रही हैं कि इन्होंने स्लो पॉइजनिंग की है उनको। अच्छा। अब बात सिर्फ ये नहीं है कि ये जिंदगियों का सवाल है। मुझे ये बताएं, तो मुझे एक बात बताएं शोएब शाहीन साहब, एक मिनट शोएब शाहीन साहब, अगर शौकत खानम हॉस्पिटल से टेस्ट कराए जाएंगे तो आप लोग मान लेंगे, फिर जो भी नताए जाए? कि बिल्कुल मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? हम तो देखें, हमें तो जिंदगी बचानी है एक शख्स की, हमें उस तरफ तो
अभी बात की बात है कि कौन जिम्मेदार है कौन नहीं है। Okay. हमने एक अपने शख्स की जिंदगी बचानी है, वो उससे ज्यादा कीमती है इन चीजों से, इल्जामात दर इल्जामात से। Okay. हमें अपनी जिंदगी अपने शख्स की बचाने के लिए रोल अदा करना है, और इसलिए हम बार बार मुतालबा कर रहे थे। हम ये नहीं कह रहे थे कि जी ये करें, इनके खिलाफ पर्चे करें या ये नहीं करें। हम ये कह रहे थे कि हमारे शख्स की जिंदगी कीमती है। और मुझे बताएं, नवाज शरीफ को कहते थे जी जहर दिया गया, जब वो जहाज में बैठा था किस अंदाज से वो निकला, कैसे डील करके गया, आज ख्वाजा साहब की स्टेटमेंट नहीं, उस वक्त तो आपकी हुकूमत थी, आप लोगों ने तश्कील दिया था, हर किसी को उसी नजर से वो बात दूर तक जाएगी। फिर कभी जरा लंबी नशिश रखेंगे शोएब शाहीन साहब, वो तो मेडिकल बोर्ड आप ही लोगों ने तश्कील दिया था, पंजाब हुकूमत की थी, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो थी वो हेल्थ मिनिस्टर थी, या तो फिर वो आकर कह दें कि उस वक्त किसी जोर जबरदस्ती के तहत नवाज शरीफ को भी भेजा गया था। बहरहाल यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस हाजिर होंगे जरा तज्जिया निगार से पूछेंगे कि आज के ज़िमनी इंतखाबात के नताइज किस हद तक कुछ तब्दील करें, अगर कर सकते हैं, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे को। वेलकम बैक। आज के इस ज़िमनी इंतखाबात के ऊपर जो उमूमी तौर पर इसके नताइज हैं, उससे क्या असरात मुरत्तब हो सकते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सीनियर तज्जिया निगार ज़ैगम खान साहब। थैंक यू सो मच ज़ैगम फॉर जॉइनिंग अस। यकीनन सियासी जमातों के लिए एक सीट भी बड़ी अहमियत की हामिल होती है, लेकिन जो हालात 8 फरवरी को रहे और जो 8 फरवरी के बाद के हालात हैं, इस तनाजुर में अगर आप देखें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए जीत कितनी अहमियत की हामिल है, क्योंकि वहाँ मरीम नवाज साहिबा चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं, दावे भी हैं कि 2 माह के अंदर काफ़ी हद तक PMLN ने ग्रोथ भी की है और रिलीफ भी दिया है। मेरे ख्याल में सबसे अहम बात इस इलेक्शन के बारे में ये है कि क्या जो अभी ये बाई इलेक्शंस होने जा रहे हैं, हो रहे हैं, इन पर लोगों का ट्रस्ट होगा, इनको स्टेक होल्डर्स तस्लीम करेंगे, पार्टीज इनको तस्लीम कर लेंगी, या जो जनरल इलेक्शंस थे उनकी तरह से इन इलेक्शंस पर भी सवालात उठेंगे, इन पर भी कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। मुझे यही लगता है कि इन इलेक्शंस पर भी ट्रस्ट नहीं किया जाएगा। देखिए, जो आम तौर पर ये इस तरह के इलेक्शंस होते हैं किसी हुकूमत की मुद्दत के दरमियान में, उसमें हुकूमत को काफ़ी एक एडवांटेज हासिल होता है, क्योंकि वोट डालने वालों को पता होता है कि अब कई साल तक इसी हुकूमत के साथ रहना है, इसमें हुकूमत को तो बदला नहीं जा सकता। ये तो है उनकी एडवांटेज। अब मुश्किल ये है कि इस एडवांटेज के बावजूद अगर वो इलेक्शन लूज करते हैं तो PTI ये कहे कि देखा ना जी, अगर जनरल इलेक्शंस ठीक होते तो यही कुछ ही रिजल्ट निकलना था, इन्होंने इसी तरीके से हारना था। और अगर रिजल्ट इसके बरक्स आता है कि हुकूमत ये जीत लेती है, ये सीटें, इसमें से ज्यादा सीटें जीत लेती हैं, तो फिर हम देखेंगे कि PTI ये कहेगी कि दोबारा से धांधली हुई है। बिल्कुल। तो इस वक्त इन इलेक्शंस को हम जनरल इलेक्शंस का जो पूरा माहौल है, उसके गिर्द जो सवालात हैं, जो कंट्रोवर्सीज हैं, उससे अलग करके नहीं देख सकते। तो मुझे नहीं लगता कि इस वक्त जो डिबेट्स चल रही हैं इलेक्शन से मुतल्लिक, इलेक्शन की साख से मुतल्लिक, हुकूमत की साख से मुतल्लिक, ये इलेक्शन उन डिबेट्स को, उन नैरेटिव्स को किसी तरीके से बदल सकते हैं। अच्छा, लेकिन इलेक्शन कमीशन देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट इदारा जाहिर है, चाहे वो 8 फरवरी हो या फिर ये ज़िमनी इंतखाब हो। वो जो साख को नुकसान पहुंचा है वो सिर्फ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या तहरीक इंसाफ की जानिब से नहीं, बल्कि दीगर सियासी जमातें भी इलेक्शन कमीशन से बड़ी नाराज़ नज़र आई, जिनमें जमात इस्लामी भी है, जमीयत उलमा इस्लाम भी है और दीगर जमातें भी हैं। आप समझते हैं कि जैसे डस्का में हमने देखा था कि डस्का में जब इलेक्शन हुआ और फिर उसकी जो इंक्वायरी हुई थी तो इलेक्शन कमीशन ने अपनी साख या आप ये कहिए कि अपना कैरेक्टर एक वापस ले लिया था, इस ज़िमनी इंतखाब में आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो सवाल उठाए गए हैं वो किसी हद तक कम होंगे या मजीद सवालात उठेंगे? आप देखिए, जो डस्का का इलेक्शन था, अगर आप उसको कंटिन्यूटी के तौर पर देखें उससे पिछले इलेक्शन की, अगर आप उस हिसाब से देखें कंटिन्यूटी 2018 के इलेक्शन की, तो भी हमें यह नजर आता है कि 2018 में भी तो जो इलेक्शन कमीशन है वो नाकाम साबित हुआ था ना। उस वक्त भी जिस तरह के स्कैंडल्स आए थे, उस वक्त जो फॉर्म 45 है वो लोगों को नहीं दिया गया था, बहुत बड़ी तादाद में, अगर मैं गलती नहीं कर रहा कोई 80-90% का फिगर था जिन्हें फॉर्म 45 नहीं दिया गया था। बिल्कुल। इसी तरीके से जिस तरीके से उनकी टेक्नोलॉजी नाकाम हुई, जो इतनी मेहनत से अरबों रुपए खर्च करके बनाई गई थी, उस पर जितने भी सवालात उठे, तो उस वक्त भी इलेक्शन कमीशन अपनी साख इस्टेब्लिश नहीं कर सका। और इस इलेक्शन में भी हमने देखा है कि इलेक्शन कमीशन अपनी साख जो है
वो दोबारा उसने लूज की है। उसकी वजह ये है कि इलेक्शन कमीशन को हम अलग थलग करके नहीं देख सकते, आइसोलेट करके नहीं देख सकते। इलेक्शन कमीशन जो है वो एग्जीक्यूटिव का एक पार्ट है, एग्जीक्यूटिव के असरात लेता है। जिस तरीके से जो गैर जमहूरी कुव्वतें हैं या डिफेक्टो पावर्स हैं पाकिस्तान की, वो उसको जिस तरीके से इन्फ्लुएंस करती हैं, जब तक हम अपनी जमहूरियत के जो बड़े सवालात हैं, जो बड़े मसले हैं, उनको हल नहीं करते, खासतौर पे पाकिस्तान की जो पावर एलीट है, सिविल साइड की भी और मिलिट्री साइड की भी, और सियासी जमातें आपस में भी, जब तक ये मिलकर पाकिस्तानी जमहूरियत के बुनियादी सवालों को हल नहीं करते, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में ऐसे इलेक्शन हो सकते हैं जिन पर अवाम का एतबार हो। और अवाम तो फिर बाद में आते हैं जिन पे खुद खिलाड़ियों का, स्टेक होल्डर्स का एतबार हो। कथा कलामी के लिए माफी चाहूंगी, पहले एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू यहीं से जारी रखेंगे। वेलकम बैक। तो ज़ैखम, अगर देखिए अब जो नताइज सामने आएंगे, जाहिर है वो जो पूरे दिन आज पोलिंग के दौरान तसादुम हुए, और तहरीक इंसाफ तो पहले से ही इल्ज़ामात लगा रही थी कि उनके लोगों के ऊपर क्रैकडाउन किया गया है ज़मीनी इंतखाबात से कबल। लेट्स सपोज कि 8 फरवरी को जिस तरह से तहरीक इंसाफ के जो इंडिपेंडेंट लोग जीते और बड़ी तादाद में जीते, अगर वही नताइज अभी भी हमें कुछ नज़र आते हैं, तो PMLN बतौर सियासी जमात इनके लिए कितना बड़ा सेटबैक होगा, और वहाँ से फिर इनकी पॉलिटिक्स किस हद तक आप तब्दील होते देखेंगे? क्योंकि ये खबरें भी हैं कि नवाज शरीफ साहब को सदारत दे दी जाए इस जमात की। मुस्लिम लीग नवाज तो पहले ही एक बहुत बड़े बहरान से कर रही है ना। मुस्लिम लीग नवाज का जो साख और गैर मकबूलियत का बहरान था, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान का कोई भी इंडिपेंडेंट एनालिस्ट जो किसी सियासी जमात से अलाइन ना हो, वो उससे इनकार कर सकता है। जिस तरीके के उन्होंने इलेक्शन जीते हैं, उससे पहले जिस तरह की वो गैर मकबूलियत का सामना कर रहे थे, इस 2 महीने में तो हम नहीं समझ सकते कि वो गैर मकबूलियत जो है वो किसी तरह से रिवर्स हो गई है। इसके लिए तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी, और जो कुछ करना होगा, जिन वजूहात से वो गैर मकबूल हुई है, मैं समझता हूँ मुस्लिम लीग नवाज को तो उसका इदराक तक नहीं है। उसको पता ही नहीं है कि इस वक्त 21वीं सदी में नौजवान नस्ल की सोच क्या है, नई नस्ल किधर जा रही है, और वो सियासी जमातों से क्या चाहती है। आप देख लीजिए जिस तरीके से खवातीन की नशिस्तों पे उन्होंने पुपियों, ताइयों, बेटियों, बीवियों को लगाया है, जिस तरीके से सेनेट में वो तमाम के तमाम जो हैं वो ATMs को रिश्तेदारों को लेकर आए हैं। उनकी कैबिनेट्स देखिए, 4-4 जिलों की उनकी कैबिनेट्स है, बाहर पूरे पाकिस्तान को, पंजाब में पूरे पंजाब को छोड़ दिया गया है, जनूबी पंजाब से सिर्फ 2 वजीर हैं, इसी तरीके से फेडरल कैबिनेट का ये हाल है। तो वो तमाम चीजें जिससे अवाम को शमूलियत का एहसास मिले, नौजवानों को शमूलियत का एहसास मिले, मेरिटोक्रेसी का एहसास मिले, वो दरवाजे खोलें, वो चीजें तो नजर ही नहीं आ रही। ये जिसको पंजाबी में कहते हैं ना, गोंगलों से मिट्टी झाड़ना, ये समझते हैं कि गोंगलों से मिट्टी झाड़ के और ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर बंदे हायर करके, वीडियोस बना के, कैंपेनें करके ये अपना जो लॉस्ट ग्राउंड है उसको रिगेन कर लेंगे। मैं नहीं समझता। अब मुझे इजाजत दीजिए, आपके पास टाइम कम है। सिर्फ जो मियां नवाज शरीफ का अगर आते हैं वो पार्टी में, तो उसकी जो बुनियादी वजह है वो पार्टी की मकबूलियत का सवाल नहीं है, बल्कि अपनी बेटी को संघासन पर बिठाने के लिए, यानी जो मौरूसी इंतकाल इक़्तिदार है, उसकी स्कीम ऑफ थिंग्स में उसको देखें कि वो सदर बने और उसके बाद सदारत बेटी को हैंड ओवर करें। इस वक्त उनका जो सबसे बड़ा अहम जो उनकी मसरूफियत है, जो तवज्जो है, कंसर्न है, वो मौरूसी इंतकाल इक़्तिदार है, यानी पार्टी की सदारत और अपना जो उनका सारा वर्सा है वो बेटी को सौंपना है। अच्छा, और इस हवाले से आपको याद होगा कि गुज़िश्ता रोज़ तलाल चौधरी साहब का ये कहना था ऑन रिकॉर्ड कि नवाज शरीफ साहब ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला कि खुद वज़ीर आज़म नहीं बन के उन्होंने अपने भाई शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाया और बेटी को चीफ मिनिस्टर बनाया। जी, ये तो देखिए कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है। मैं तो कई महीनों से कह रहा था कि वो वज़ीर आज़म बनने में उनके इंटरेस्ट नहीं है, वो शायद वज़ीर आज़म ना बनेंगे, शहबाज शरीफ ही वज़ीर आज़म बनेंगे, क्योंकि उनका बुनियादी कंसर्न इस वक्त जो है वो डायनेस्टिक ट्रांसफर ऑफ पावर है। उनकी दिलचस्पी नहीं है वज़ीर आज़म बनने में, 2013 में भी नहीं थी। आप देखिए 2 बंदों के थ्रू वो जो है वो सारी उस वक्त हुकूमत चला रहे थे, खुद वो कुछ भी नहीं करते थे, तवज्जो ही नहीं देते थे। ही हैज लॉस्ट इंटरेस्ट, ही हैज बीन देयर, ही हैज एंजॉयड इट। तो अभी भी नहीं थी, अभी भी उनका जो बुनियादी कंसर्न था वो उसी पर फोकस किए हुए हैं, और वो है बेटी को अपना विरासत मुंतकिल करना। तो उनके लिए ये सबसे अहम चीज है। वो ठीक कह रहे हैं।
अच्छा, अब आखिर में मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जो मौलाना साहब ने गुज़िश्ता रोज़ और बड़ी सख्त उन्होंने इल्ज़ामात लगाए, सख्त बातें उन्होंने की और काफ़ी अरसे के बाद अब वो एक मरतबा दोबारा मंजर आम पर आए हैं और इस पर भी तलाल चौधरी साहब ने कहा कि हमारे साथ वापस आ जाएं, हर मरतबा तहरीक से जो है वो आप अपने मकसद हासिल नहीं कर सकते। दैट्स व्हाट ही मेंट। कहाँ देख रहे हैं मौलाना फजल रहमान की इस एहतजाजी तहरीक को या एहतजाज को, इन अल्फाज को, इन स्टेटमेंट्स को जाते हुए इन 5 सालों में? अब मेरे ख्याल है मौलाना जो है वो एक बहुत बड़ी मुश्किल में है। मौलाना एक बहुत अहम प्लेयर हैं। वो जाहिर है उनके पास स्ट्रीट पावर है, उनके जो फॉलोअर्स हैं वो बड़े तकड़े हैं, किसी हुकूमत को मुश्किल डाल सकते हैं अकेले भी। ओके। लेकिन उनका मसला ये है कि उनका जो असल मुखालिफ है वो तो इमरान खान है, असल उनकी मुखालिफ तो पीटीआई है। उनसे अगर उनके वोटर छीने, सीटी छीनी है तो वो तो पीटीआई ने छीनी है, वो तो इन लोगों ने नहीं छीनी। और ये तो कहना ही मज़का खेज है कि पीटीआई को इस्टेब्लिशमेंट ने सपोर्ट किया कि वो मौलाना के खिलाफ जीते। मौलाना को तो पूरी सपोर्ट दी गई थी, मौलाना को तो पूरा सूबा दिया गया था। 1 साल तक तकरीबन जो है वो पूरा सूबा उनके पास रहा, उनके समधी वहां गवर्नर थे, असल हुकूमत उनके पास थी। मौलाना का मसला तो ये है कि पीटीआई ने उनके वोटर छीन लिए हैं, नौजवान वोटर उनका उनसे चला गया है। अब वो वापस जो मकबूलियत है उसको हासिल करने के लिए स्ट्रीट का रास्ता चाहते हैं। लेकिन अगर उस रास्ते पर जाते हैं तो वो फिर पीटीआई की हिमायत का रास्ता है। वो मेरा ख्याल है वो भी नहीं चाहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ इनके साथ भी कुछ बात नहीं बन रही। मेरे ख्याल में एट द एंड ऑफ द डे उनके जो फितरी इत्तेहादी हैं वो मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी के लोग ही। अच्छा, थैंक यू सो मच ज़ैगम फॉर बीइंग विद अस ऑन इन फोकस। देखते हैं कि जो तमाम तर्ज इंतखाबात के नताइज आज सामने आएंगे तो किस हद तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने नशिस्तें जीतने में कामयाबी हासिल की और किस हद तक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल यानी कि तहरीक इंसाफ के जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उन्होंने 8 फरवरी वाली अपनी जो हवा जिसे कहते हैं जो चली थी उसे मेंटेन कर पाए या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।